हाय गाइस, मैं लिपिका। आज आपका एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये टॉपिक हम क्लास 10th में पढ़ते हैं और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इज फिजिकल रिएक्शन एंड सेकेंड इज केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction and physical reaction, the main difference is when the compound gets changed or reacted chemically, and the physical reaction is when the compound change physically. We can see a common example in our daily life, in our home itself. आप कोई भी खाने को बहुत लंबे टाइम तक रख देते हैं, मतलब सुबह का खाना अगर दूसरे दिन आप वैसे ही छोड़ देते हैं विदाउट फ्रीजिंग इट, बिना उसको फ्रिज में रखे, तो आप देखे होंगे कि बहुत फाउल स्मेल आता है, खाना खराब हो गया रहता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, उसके कलर चेंज कर देते हैं, उसका इवन स्टेट भी चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कागज है, सिंपल एक कागज है और हम उसको आग लगा देते हैं, तो आप देखेंगे वो राख में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले वो कागज था और उसके बाद वो राख में कन्वर्ट हो गया, तो उसका कलर भी चेंज हो गया। उसकी जो प्रॉपर्टी है, पहले हम कागज में लिख सकते थे, वो एक प्रॉपर्टी थी, पर राख में हम नहीं लिख सकते, तो मतलब ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन पूरे उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। पर फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जैसे वाटर है, वाटर का अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होता है, बट जो आइस है वो सेम प्रॉपर्टी ऑकर करता है जो कि वाटर का है, वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता। हाँ, स्टेट चेंज कर रहा है, वाटर लिक्विड स्टेट में है एंड वो आइस बन जा रहा है तो सॉलिड स्टेट में, तो वो बस स्टेट चेंज कर सकता है। कभी कभी वो कलर भी चेंज कर देता है, बट उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तो ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल नाम से आप समझ रहे होंगे, जो बाहरी बाहरी रंग रूप है और शेप है वो चेंज करे, बट जो केमिकल है वो अंदर से पूरा चेंज कर देता है, पूरी इसकी प्रॉपर्टी बदल के रख देता है। तो एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग ऑफ फूड। जैसे हम लकड़ी को अगर जलाते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और फिजिकल रिएक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि वाटर टू आइस और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मतलब अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं और वो पूरा मेल्ट हो जाता है तो हम फिर से उसको मोमबत्ती बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो फिजिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल है। मतलब जैसे वाटर अगर आइस में चेंज हुआ तो आइस अगेन वाटर में चेंज हो सकता है, तो ये फिजिकल रिएक्शन है। बट जो केमिकल रिएक्शन है, जैसे अगर हम लकड़ी को जलाते हैं वो राख में कन्वर्ट होता है, बट राख को हम फिर से लकड़ी नहीं बना सकते, तो वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो ये बहुत मेन डिफरेंस है उनके बीच में। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन वो चीज़ होती है कि अगर हम दो अलग अलग कंपाउंड को, दो अलग अलग एलिमेंट को मिला के एक नया कंपाउंड बनाते हैं या एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों मिलके बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो लेफ्ट साइड में होते हैं, जो कि लेफ्ट साइड में है, उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो राइट साइड में उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर MgO के साथ प्लस और कुछ होता तो उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है। तो केमिकल इक्वेशंस में एक चीज और होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि दोनों तरफ बैलेंस्ड होनी चाहिए चीजें। जितना मैग्नीशियम था उतना ऑक्सीजन है, और हमारा बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, वो भी सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो एक ये इलेक्ट्रोलिसिस है, मतलब एक बहुत कॉमन एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक कैथोड है, ये एनोड है। कैटायंस मतलब प्लस साइन, एनायंस मतलब माइनस साइन, और ये बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो जो कैथोड में कोई अगर मेटल है, वो इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और इस पानी से जितने भी उसके चार्जेस हैं वो धीरे धीरे एनोड में आके स्टिक हो जाएंगे। मतलब कैथोड माइनस का साइन है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में देखिए पॉजिटिव आयंस आके स्टिक हो गए, और एनोड हमारा पॉजिटिव होता है तो एनायन नेगेटिव उसके पास आके स्टिक हो गया। तो ये हो बेसिकली हमारा केमिकल रिएक्शन है।
इसी में वही ये चीज़ है, डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे कि अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल रहे हैं तो उसका रंग चेंज होता है। कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल्स में बहुत, एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब क्यों मैग्नीशियम रिबन को हम साफ करते हैं जलाने से पहले। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एक रीज़न है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को नहीं साफ करते हैं तो वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा, जो कि उसके लेयर में जम जाएगा। और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है मतलब वो ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जा रहा है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा जो हमें मिलना चाहिए। तो आप पढ़ सकते हैं, लिखा है मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मीन जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर विच इज अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड मतलब जो फिर से रिएक्ट नहीं होगा, वो स्टेबली रह जाएगा रिएक्ट होके। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन नीड्स टू क्लीन द रिबन टू रिमूव लेयर। तो वही चीज है, हमें लेयर हटाना है। हमें मैग्नीशियम को जब उसको बर्न करना है तो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए, वांटेड प्रोडक्ट चाहिए, बट अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए। इसलिए हमें रिएक्शन करने से पहले साफ करना पड़ता है। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो करते हैं, पर कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कंबाइंड, जस्ट कंबाइंड एंड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। जैसे कैल्शियम और सल्फर को हमने सिंपली कंबाइंड कर दिया तो कैल्शियम सल्फाइड मिल गया हमें। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसकी जगह पे हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बना सकते हैं। कोई भी टाइप का यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, ये जस्ट इज एन एग्जाम्पल ओनली। सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। मतलब एक जो बड़ा कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो इस इधर लेफ्ट साइड में होते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, और जो राइट साइड में होता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो अब जब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि किस तरफ का रिएक्शन हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट पार्ट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट है, वो एक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि टूट के अलग अलग हो जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड अलग एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो वो डिकम्पोज हो जा रहा है, मतलब एक बड़ा प्रोडक्ट टूट के दो टुकड़ों में हो रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा स्टमक। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे पेट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मतलब जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तभी जाके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नाम से समझ रहे हैं आप, डिस्प्लेस मतलब अब प्लेस को चेंज कर देना। जो एक एलिमेंट है वो अपनी प्लेस चेंज करके दूसरे एलिमेंट के साथ आके स्टिक हो जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे जिंक है, तो जिंक यहाँ पे अकेला है, उसके बाद कॉपर सल्फेट है, बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट पार्ट है वो जिंक के साथ आके स्टिक हो जाता है और कॉपर अकेला रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फेट ने अपनी जगह चेंज की, कॉपर से हटके जिंक में चले गया। ऐसा क्यों होता है, जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो, जैसे जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो जो उसके साथ जुड़े हुए जो कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके पास जाके चिपक जाते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे आप देख रहे हैं ये आयरन रॉड है और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का है और आयरन रॉड तो एक नॉर्मल कलर का ही है। उसके बाद देख रहे हैं रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है,
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर होके जो आयरन नेल है उसके ऊपर आके स्टिक हो जा रहा है, उसका कलर चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और यहाँ पे आके आयरन सल्फेट हो गया। तो ये अपना प्लेस चेंज कर दिया सल्फेट। क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जो प्रोडक्ट जुड़ा हुआ होगा वो डिस्प्लेस होके जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनके साथ आके चिपक जाएंगे। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जो दोनों प्रोडक्ट अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो एग्जांपल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो प्रोडक्ट में बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट, यहाँ पे जो सल्फेट है वो बेरियम के साथ चला गया और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ आ गया। तो दोनों ने ही अपना प्लेस चेंज कर लिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो, तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जैसे कॉपर है प्लस ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट। ये प्लस ऑक्सीजन का मतलब अगर कॉपर को हम हवा में भी लाते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें कॉपर ऑक्साइड देता है। सिक्स्थ है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मतलब जो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो, जैसे कॉपर प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर प्लस वाटर। जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ जाता है और कॉपर और वाटर बन जाते हैं। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं। तो वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट, कॉपर एंड वाटर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया। ऑक्सीजन जिसके साथ ऐड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और जहाँ पे ऑक्सीजन अलग होता है वो रिडक्शन कहलाता है। तो जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ और कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया तो ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ। तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है और रिडक्शन का मतलब जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो क्या इफेक्ट होता है? सबसे मेन इफेक्ट है कोरोजन। कोरोजन मतलब जंग लगना। आप देख रहे हैं इस गाड़ी की हालत कैसी है। ये गाड़ी को देख के कोई बता सकता है कि काफी साल से बाहर रखा हुआ है और कंटिन्यू ये हवा के संपर्क में है, मतलब एयर के साथ अटैच है। तो कंटिन्यू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके इसके ऊपर एक जंग की परत चढ़ गई। जैसे रेड आप लेयर देख रहे हैं ये हमारा रस्ट है। तो आप देखे होंगे लोहे में जंग पड़ती है काफी टाइम तक, अगर हम उसको बाहर रखें तो कंटिन्यू पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके कोरोजन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। उसके बाद नोट। नोट ध्यान देने वाली बात होती है। आप देखेंगे मेरे हर एक स्लाइड में लास्ट में एक नोट वाली स्लाइड होती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी होती है। तो दो एक्स्ट्रा रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विथ प्रोडक्ट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई भी रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर आती है, मतलब गर्माहट बाहर आती है, गर्मी होता है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड रिएक्शन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत होती है, बिना हीट के वो रिएक्शन नहीं हो सकते, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्शन हो जाता है उसके बाद हीट जनरेट होती है या हीट प्रोड्यूस होता है। पर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जब हमें हीट जरूरत होती है रिएक्शन करने के लिए। विदाउट हीट द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत शॉर्ट में टॉपिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको बहुत शॉर्ट में चीज़ें जल्दी रिवाइज हों और समझ में आए। तो एक मेरी छोटी सी पहल है आप तक ये
चीज़ों को समझाने की, पहुंचाने की। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है और मैंने जनरली हर चीज़ कवर कर ली है इस टॉपिक में। अगर कोई भी चीज़ छूटती है या कोई भी चीज़ आपको जाननी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं फर्दर वीडियोस में या इसी का ही पार्ट 2 लेके आऊँ। तो जिन बच्चों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करती हूँ और हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको बेसिक्स जानने के लिए, बेसिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे आना पड़ेगा और मेरे सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा। और आपको कोई भी क्यूरीज है तो आई एम हैप्पी टू हियर यू। प्लीज़ मैसेज कीजिए मेरे इंस्टा पे या कमेंट कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू।